बल्लभगढ़ में एक दलित परिवार को जलाने के मामले में अपने बड़बोले नेताओं के बयानों से असहज स्थिति का सामना कर रही बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सरकार का बचाव किया, बल्कि अपने नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचने की नसीहत भी दी। बाकायदा इस काम के लिए पार्टी के प्रवक्ता अनिल बलूनी और विजय सोनकर शास्त्री ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखी। यही नहीं, पार्टी प्रवक्ताओं ने इस मामले पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे विरोधियों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई। मित्रों, हरियाणा में के बल्लभगढ़ में एक दुखद घटना हुई। हमारे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी इस विषय पर कुछ तथ्य रखना चाहते हैं और उसके पश्चात आपके सवालों का भी जवाब देंगे। शास्त्री जी। नमस्कार मित्रों, देश में इस समय एक ऐसा वातावरण बना है जिसमें कुछ ऐसी बातें उभर कर आ रही हैं, खास तौर से हम लोगों के विपक्षी मित्रों के माध्यम से, जिसके संदर्भ में अभी हम लोग आपके सामने यहाँ उपस्थित हैं। गत दिनों हरियाणा में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, वह घटना निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन उस घटना पर जिस प्रकार से अन्य विपक्षी पार्टियों द्वारा राजनीति की जा रही है और उनका जो तथाकथित दलित प्रेम उभर रहा है, उभर कर सामने आ रहा है, इस संदर्भ में खास तौर से हरियाणा में जो वहाँ की सरकार ने तत्परता के साथ कदम उठाया, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, 11 वहाँ पर अभियुक्त थे, जिसमें लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। अन्य लोगों की तलाश हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस घटना की निगरानी का काम संभाला और उन्होंने इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन भी भेजा। इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले को हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी संज्ञान में लिया और माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हमारे लोगों द्वारा सोच समझकर के वक्तव्य देने की आवश्यकता है और जन भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, ख्याल में रखना चाहिए। लेकिन इस संदर्भ में कांग्रेस पार्टी और उनके वरिष्ठ नेता वो एक्सपोज हो रहे हैं। एनडीए के विकासवाद के सम्मुख उनको अपना अस्तित्व लगभग समाप्त होता नजर आ रहा है। ऐसे में हरियाणा के इस आपसी रंजिश के घटना को बढ़ा चढ़ाकर उसका गलत परिप्रेक्ष्य
देश के सामने ला करके अपनी रोटी सेकना चाहते हैं। इस संदर्भ में हमारे पास पूरी एक लिस्ट है, खास तौर से हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी घटनाएं हुई, उनका जिक्र करना भी मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन मिर्चपुर, गोहना, मदीना, ऐसे अनेकों स्थल पर बहुत भयानक घटनाएं हुई हैं। और उन घटनाओं में तत्कालीन सरकार की क्या भूमिका रही है, ये आप लोगों से छिपा नहीं है। मिर्चपुर की घटना जब हुई थी, उस समय वहां के पूरे गांव के लोग हरियाणा छोड़ करके महीनों तक दिल्ली में रहे और एक लंबे समय बाद उनका एफआईआर लॉन्च हुआ था। ये भी घटना हुई है। अनेकों घटनाएं हुई और उन घटनाओं में तत्कालीन सरकार ने, प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, यह भी देश के सामने नहीं आ सका था। बंधुओं, ये जो घटना हुई थी हरियाणा की, इस घटना में वहां के स्थानीय प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि यह आपसी रंजिश का मामला है। और न केवल प्रशासन बल्कि वहां की स्थानीय विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के हैं, बीएसपी के हैं, उन्होंने भी मीडिया से और आप सब लोगों से मिल करके यही बात कहा था कि यह आपसी रंजिश का मामला है, इसको दलित उत्पीड़न की घटना से नहीं जोड़ा जाए। लेकिन आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के एक प्रवक्ता, उनको कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता कहा जाए या अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, क्योंकि दो में से वो एक ही हो सकते हैं, या तो प्रवक्ता हो कांग्रेस पार्टी के, या तो संवैधानिक पद पर आसीन एक ऐसे व्यक्ति हो जिनका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। ऐसे पीएल पूनिया जी की मैं चर्चा कर रहा हूं। वो तो स्पष्ट करें पहले यही बात कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए उस संविधान की क्या वो रक्षा करने में सफल हैं? क्या वो एक संवैधानिक पद पर होते हुए किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो काम कर सकते हैं? और अगर वो किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष के रूप में क्या उनकी भूमिका संवेदनशील नहीं हो सकती क्या? आज वो जिस तरह से बयान दे रहे हैं उस पर हमें आपत्ति है। उनको भी ये स्पष्ट करना होगा कि क्या वो कभी कांग्रेस के शासित अनेकों प्रदेश ऐसे हैं जहां किसी दलित उत्पीड़न इत्यादि की घटना में वो गए थे? आज देश भर में ये चर्चा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग काम नहीं कर रहा है, उसके चेयरमैन के यहाँ एक भी दलित वर्ग के व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है। बल्कि मैं तो
आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा कि पूनिया जी ने देश भर में क्या कोई एक सक्सेसफुल केस, उसका उदाहरण वो मीडिया में आकर देने की कोशिश करेंगे? हकीकत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के विकासवाद की गूंज के सामने अन्य दलों के लोग हताश और निराश हैं। जिस प्रकार से हमारी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का बैंक अकाउंट खोलने और उसमें सीधे सब्सिडी इत्यादि भेजने की बात, या दलित इंक्लूडेड सभी लोगों को 1 रुपए प्रीमियम पर बीमा की योजना, या प्रत्येक व्यक्ति को 60 वर्ष की उम्र के उपरांत पेंशन देने की योजना, ऐसे तमाम योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, दलितों के लिए एक बहुत बड़ा संबल है। क्या अन्य सरकारों ने इस प्रकार के कोई एक काम किए थे? मैं तो जरूर, मुझे आप लोग को तो याद होगा, लेकिन मैं जरूर चर्चा करूंगा राहुल गांधी के दलित प्रेम को, जिस प्रकार से वो उनका फोटो अपॉर्चुनिटी, दलितों के यहाँ जाना, घर में रहना, खाना खाना, पार्लियामेंट में कलावती का नाम लेना, लेकिन फिर उनको भूल जाना। ऐसे लोग क्या दलितों के संदर्भ में जो अपनी व्यथा बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको घड़ियाली आंसू के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। मायावती जी के संदर्भ में मैं जरूर टिप्पणी करना चाहूंगा। उनका सूर्यास्त हो गया है। वे दलित मुद्दे पर एक्सपोज हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में दलित हित में उन्होंने कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक ऐसा काम नहीं किया है जो दलितों के लिए आज स्मरणीय हो या हितकारी हो। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे काम जरूर किए थे जो आज भी एक घाव की तरह उत्तर प्रदेश के दलितों को चुभता है। 22 जून 2002 को उन्होंने एक शासनादेश जारी किया था, यानी शासन का एक आदेश जारी हुआ था, और उस आदेश में लिखा था, स्पष्ट रूप से लिखा था कि दलितों की लड़ाई झगड़े इत्यादि की जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, छोटी मोटी घटनाएं ऐसे लिखा था, उनका FIR भी दर्ज न हो। उन्होंने लिखा था उस आदेश में कि हत्या और बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं का FIR लॉन्च हो। ये शासनादेश था मायावती जी का। और इसके आगे तो उन्होंने शर्मनाक बातें लिखी थी कि इन केस ऑफ रेप इट शुड बी मेडिकली प्रूव्ड। अगर बलात्कार का मामला हो तो वो जब तक चिकित्सीय जांच न पूर्ण हो जाए तब तक उसे दर्ज नहीं करना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल था। उस समय मैं देश के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का चेयरमैन था। मैंने भारी मशक्कत और प्रयास के बाद इस उत्तर प्रदेश के इस शासनादेश को वापस कराया था। यह शासनादेश 25 अगस्त 2003 को वापस हुआ था और 28 अगस्त 2003 को मायावती जी की सरकार भी चली गई थी।
कल्पना कीजिए कि ये है दलित चेहरा, और ऐसे लोग दलितों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। आज देश का माहौल बहुत बढ़िया हुआ है। देश एक नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर है, बदलाव हुआ है। उसे देश को सही दिशा में जाने के लिए स्पेस देने का कष्ट किया जाए, उसे रोकने का भगवान के लिए कोशिश न किया जाए। आज मुझे बस इतना ही कहना है। नहीं, देखिए, उस संदर्भ में हाँ, क्या जोड़ना चाहते हैं? देखिए, उस संदर्भ में वीके सिंह जी ने जो भी बातें कही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी, उसके लिए उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया और उसके लिए खेद भी जताया। और इस संदर्भ में हमारे वरिष्ठ नेताओं ने भी इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने इस पर अपने वक्तव्य दिए हैं। और इस संदर्भ में, उस घटना के संदर्भ में स्वयं हरियाणा के मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब यह विषय यहीं समाप्त होनी चाहिए। नहीं, देखिए, हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो इलेक्शन हो रहा है वो जातिवाद इत्यादि पर नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार में जिस तरह से जंगल राज था, जिस तरह से अव्यवस्थाएं थी, अनिश्चितता था, अस्थिरता था, वहां की जनता बहुत ही मन से इस समय चुनाव में लगी है और वो परिवर्तन चाहती है। और परिवर्तन का आधार इस बार जातिवाद इत्यादि नहीं होगा। अगर कोई भी वहां का परिवर्तन का आधार तय हुआ है और हम लोगों ने महसूस किया है तो वह विकास है। देखिए, लालू जी अपना मुद्दा चलाना चाहते हैं, पर बिहार में ये कोई मुद्दा नहीं चलने वाला है। बिहार में तो सिर्फ और सिर्फ इस समय परिवर्तन, यानी जंगल राज से, और जिस तरह से जंगल राज के साथ हाथ मिलाने की कोशिश नीतीश जी ने किया है, इस विचारधारा से के ऊपर वहां पर राजनीति चल रही है और लोग विकासवाद को प्रेफर कर रहे हैं। देखिए, उनके बयान जो आ रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, उस पर पार्टी की तरफ से स्पष्ट भी किया जा रहा है। लेकिन जहां तक हमारी योजनाएं हैं, ये योजनाएं तो नींव के पत्थर हैं, इस देश के नवनिर्माण के का आधार है, उनको इग्नोर नहीं कर सकता कोई, और उसका लाभ मिल रहा है। पहली बार हमारे देश में, पहली बार मैं कह सकता हूं, कोई ऐसी सरकार आई है जो सरकार सिर्फ और सिर्फ उसकी सारी योजनाएं केवल गरीबों के लिए है। और गरीबों का मतलब ही होता है जिसमें दलित समाज के 90% लोग आते हैं, पिछड़े वर्ग के लोग आते हैं, आदिवासी वर्ग के लोग आते हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की जो दयनीय स्थिति है उसके लोग आते हैं। और सारी योजनाएं, ऐसा नहीं कि कोई एकाध योजना है,
वो सारी योजनाएं सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए बनी है। उसको कुछ योजनाएं हमारे सरकार की विवादास्पद जरूर बनाने की कोशिश की गई, जैसे लैंड एक्विजिशन बिल को, लेकिन मैं उसको भी कह रहा हूं कि वह भी गरीबों के हित के लिए बनी थी। अब सन 22 तक अगर हमें हर एक ऐसे व्यक्ति को जिनके पास आवास नहीं है, आवासहीन व्यक्ति को हमें आवास देना है, तो आवास आसमान में नहीं बनेंगे, वो जमीन पर बनेंगे। उनके लिए जमीन चाहिए। एक सेकेंड, रोजगार, जैसे रोजगार की समस्या है, तो रोजगार के लिए हम बेरोजगार लोगों को हम पार्लियामेंट के कैंपस में नहीं नौकरी दे सकते हैं, उसके लिए उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे, और उद्योग धंधे आसमान में नहीं लगेंगे, वो जमीन पर लगेंगे। पर उसको जिस तरह से हताशा और निराशा में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया गया, उसका स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई। ये दलितों के साथ, ये पिछड़ों के साथ, गरीबों के साथ बेरोजगार, ये एक धोखा था, और इस धोखा को देश की जनता समझ रही है। घटना की बात है जिसका दुष्प्रचार किया जा रहा है, उसको घुमाया फिराया जा रहा है। उस संदर्भ में भी स्थानीय प्रशासन ने जो रिपोर्ट दिया है, वही रिपोर्ट वहां के एक ऐसे विधायक ने दिया है जो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। उन्होंने भी, बीएसपी के विधायक ने स्पष्ट कहा कि ये आपसी रंजिश का मामला है। तो मेरे ख्याल से इस दृष्टि से भी इसको देखने की आवश्यकता है। अब देखिए, ये इस मुद्दे से तो मेरे ख्याल से नहीं संबंध है। उन्होंने जो तुलना की है, खासतौर से जो आपसी रंजिश का एक मामला है, तो उसको जो कलर देने की कोशिश दलित एंगल से की जा रही है, ये अपने आप में ही क्या है। और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने राज्य, राष्ट्र और देश की परिभाषा की है। देश के बारे में उन्होंने कहा है, ये भौगोलिक सीमा से इसका तात्पर्य लेना चाहिए, कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से अरुणाचल। और देश का, राज्य का अर्थ, में आप ही के प्रश्न का उत्तर है, राज्य का अर्थ होता है प्रशासनिक सीमा से, और राष्ट्र तो एक अवधारणा है, जैसे कम्युनिस्ट राष्ट्र, पूंजीवादी राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। तो राष्ट्र की क्या कोई सीमा हो सकती है क्या? चलिए, अभी शाम को, अभी थोड़ी देर बाद आपके फिर बैठना है, अभी दोबारा। सुनिए हिमांशु, सुनिए, अभी दोबारा आपका एसएमएस आने वाला, दोबारा अभी दोबारा बैठने वाले, ठीक है। ये दलित इशू पर आखिरी प्रश्न आप करें। मैंने रिजाइन किया था, ये तो आप आज अजीब बात कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि कोई हटाने की बात भी नहीं थी उस समय। कमीशन बाइफरकेट हुआ था, ये इससे संबंधित नहीं, फिर भी मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा क्योंकि ये मुझसे जुड़ा है। कमीशन का बाइफरकेशन हुआ था, पूरा कमीशन खत्म हो गया था, तो फिर हटाने का प्रश्न क्या है? जरा सा आप अपने सामान्य ज्ञान को विकसित करें। ओके, हम तो कह रहे हैं ना, कमीशन का बाइफरकेट हुआ था, 2 कमीशन बना था, एक एससी कमीशन बना था, एक एसटी कमीशन। आई वॉज द लास्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ये ध्यान दीजिए, ऐसी व्यक्तिगत बातें आप कर रहे हैं। और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। For more videos, subscribe, follow and like.